हेलो बच्चों। तो आज हम कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान विषय के अध्याय समतल में गति अर्थात मोशन इन अ प्लेन के पार्ट 14 वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम एक समान वृत्तीय गति को समझेंगे जिसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी कहते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियोस में प्रक्षेप्य गति को समझा था, जो एक समतल में गति का एक एग्जाम्पल था, वैसे ही एक और एग्जाम्पल है इस समतल में ही गति का, वो है एक समान वृत्तीय गति। तो इसको आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले एक समान वृत्तीय गति में हम वृत्तीय गति के बारे में सीखेंगे कि वृत्तीय गति किसको कहते हैं। मतलब तो देखिए, कोई भी वस्तु अगर वृत्तीय पथ पर गति करती है तो वो समतल में तो गति करेगी, क्योंकि एक प्लेन तो बन ही जाता है एक्स वाई डायरेक्शन में। तो वो वृत्तीय पथ पर कोई भी वस्तु जब गति करती है तो उसकी गति को कहते हैं वृत्तीय गति। और एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं? जब वो वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करते समय जो उसकी चाल होगी अगर वो चेंज नहीं होती है, यानी एक समान रहती है, तो उसको एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। इसीलिए इसका नाम एक समान वृत्तीय गति है, क्योंकि इसमें क्या चीज एक समान है? चाल। एक समान चाल है, इसीलिए इसका नाम एक समान वृत्तीय गति है। पूरी वृत्तीय गति के दौरान, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक वृत्तीय पथ बनाऊं, इस पूरी वृत्तीय पथ जो पूरी गति होगी वस्तु की, उसके दौरान ये जो चाल होगी वो सेम रहेगी एक समान वृत्तीय पथ की गति में। ठीक है। इसी तरीके से एक और गति होती है असमान वृत्तीय गति, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब असमान क्या होगी? जब वस्तु की जो चाल होगी वो एक समान नहीं होके बदलती रहती है, तो उसको हम कहते हैं कि वो असमान वृत्तीय गति का एक एग्जाम्पल है। जब उसकी वृत्तीय पथ पर जो गति होगी उसमें चाल बदलती रहती है। अब एक समान वृत्तीय गति का हम वर्णन देखते हैं कि क्या इसको कहते हैं। जैसे जनरल हमने समझ लिया कि जिसमें एक समान चाल होगी पूरी गति के दौरान। अब हम इसमें समझते हैं कि त्वरण की उत्पत्ति होती है तो कैसे होती है। इसके लिए हमने एक फिगर लिया है, यहाँ पे डायग्राम ये लिया है हमने। जैसे एक वृत्त है, वृत्तीय पथ है, तो इसका ये वाला हिस्सा हमने लिया है समझने के लिए यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं कि ये कैसे यहाँ पे लिया गया है। अब देखिए, कोई भी वस्तु अगर इस वृत्तीय पथ पर गति कर रही है, अगर वो किसी समय पर P बिंदु पर थी, तो P बिंदु पर केंद्र से उसका जो सदिश था वो R था। ठीक है। अब कुछ समय बाद, डेल टी समय बाद, उसका जो सदिश हो गया, यहाँ से वो P डैश पर पहुंची और उसका सदिश हो गया R डैश, वो इस डायरेक्शन में हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका, इस R का और इस R डैश का, अगर आप सदिशों के त्रिभुज के जो योग का नियम है उससे अगर मैं आपसे इनका डेल R पूछूं तो वो किस डायरेक्शन में होगा? देखिए, R P के बाद ये P डैश पर गई, यानी कि R पहले हुआ, तो इसका मतलब डेल R की डायरेक्शन ऐसे होगी। और इससे हम देख सकते हैं कि सदिशों का योग का नियम क्या कहता है कि एक सदिश ऐसे लो, दूसरा सदिश अगर ऐसे लिया तो इनका परिणामी कैसे होता है? इस तरीके से, विपरीत दिशा में। तो ये विपरीत दिशा में हो गया, वरना इसे ऐसे होना चाहिए था, पर ये ऐसे नहीं होता, विपरीत दिशा में होता है। तो इसीलिए ये ऐसे और ये डेल आर है आपका ये वाला। इतना हम समझ गए यहाँ से। अब इसके बाद यहाँ से जब ये पी से पी डैश पर जाता है तो ये डेल थीटा एंगल घूम जाता है। ये भी हमने देख लिया कि केंद्र से ये सदिश कितना कितना एंगल घूम गए। अब यहाँ पर हमें समझने की बात है कि ये त्वरण कैसे उत्पन्न हुआ, त्वरण कब उत्पन्न होगा। देखिए, एक समान वृत्तीय गति में मैंने आपको अभी अभी बताया कि एक समान वृत्तीय गति वो जिसमें जो चाल होती है वो एक समान रहती है, वो बदलती नहीं है। तो अब त्वरण तो तभी उत्पन्न होता है जब वेग बदलता है। इसका मतलब वेग बराबर, मैंने आपको क्या कहा है कि परिमाण प्लस दिशा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब देखिए, जो वेग का परिमाण होता है वो चाल के बराबर होता है। अब एक समान वृत्तीय गति में चाल तो बदल नहीं रही है, तो इसका मतलब क्या बदलेगी? दिशा बदलेगी। और उसी दिशा के बदलने से फिर वेग बदल रहा होगा, क्योंकि वेग दो वजह वजह से ही तो बदल सकता है, या तो परिमाण से या तो दिशा से। अब परिमाण तो चेंज हो नहीं रहा क्योंकि चाल चेंज नहीं हो रही है, तो दिशा की वजह से। अब मैंने आपको एक और चीज कही थी, पिछली कुछ वीडियोस में मैंने आपको कहा था कि अगर कोई भी कर्व होता है, या यहाँ पे भी एक कर्व है जैसे ये, तो यहाँ पर किसी भी बिंदु पर आपको अगर वेग की दिशा बतानी होगी तो कैसे बताएंगे? उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप खींच देंगे एक, मतलब ये तो थोड़ा गलत हो गया, पर यहाँ पे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप खींच देंगे एक, जैसे इस पॉइंट पर है एक स्पर्श रेखा। जैसे यहाँ पे एक स्पर्श रेखा ड्रॉ की गई है, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे करते तो यहाँ पे ऐसे होती, यहाँ पे ऐसे होती। तो इस स्पर्श रेखा ये वेग की डायरेक्शन को बताएगी। और आप अगर देखें कि यहाँ पे हर एक बिंदु पर जो वेग की डायरेक्शन होगी वो चेंज होती रहेगी। इसीलिए यहाँ पर वेग बदलता रहता है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। और उसी वेग परिवर्तन के कारण आपको त्वरण की प्राप्ति होती है। इसीलिए एक समान वृत्तीय गति में चाल तो स्थिर रहती है, लेकिन वेग की डायरेक्शन बदलने के कारण आपको त्वरण की प्राप्ति होती है।
ठीक है? तो ख़ैर यहाँ पे ये वेग की डायरेक्शन है, ये वी डैश की डायरेक्शन है। अब स्पर्श रेखा खींची है तो वो त्रिज्या यानी कि ये त्रिज्या ही होगी। हमने इसे आर डैश और आर लिखा है, लेकिन दोनों का परिमाण सेम है क्योंकि वो जो वो केंद्र से दूरी होती है वो तो त्रिज्या ही होती है, परिधि पर किसी बिंदु की, तो वो त्रिज्या होगी। तो यहाँ पर जो ये पी डैश है और यहाँ पर ये पी है, इन पर जो ये स्पर्श रेखा है वी, जो यहाँ से वी की डायरेक्शन को बता रही है, ये वी डैश की डायरेक्शन को बता रही, तो ये आर डैश और ये आर, मतलब ये दोनों के परपेंडिकुलर होगी। क्यों? यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी क्योंकि हमने स्पर्श रेखा खींची। अब क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है और आर डैश और आर के बीच में डेल थीटा एंगल आपके पास बन रहा है, तो यहाँ पे भी इसीलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि वी और वी डैश के बीच में, यहाँ से जो हमने यहाँ पर दिखाया है इस छोटे से डायग्राम में, वहाँ पे उनके बीच में भी डेल थीटा एंगल बन रहा है। अब मैं आपको ये छोटा सा जो डायग्राम है वो समझा देती हूँ फटाफट से। देखिए ये v की डायरेक्शन कैसी है, ऐसे है, और ये v डैश की डायरेक्शन कैसी है, इस डायरेक्शन में। तो जल्दी से अपनी कॉपी जो आपके सामने होगी उसमें बनाइए कि सदिशों के योग के नियम से आप कैसे लिखेंगे, त्रिभुज के नियम से इसमें डेल v को। देखिए v इस डायरेक्शन में है तो v से आप v डैश पर गए थे, तो इस डायरेक्शन में आप चलेंगे और ये होगा इसका परिणामी, तो ये हो जाएगा डेल v और ये हो जाएगा v डैश। ऐसे मत सोचिएगा कि ये इस डायरेक्शन में होगा डेल v, ऐसे नहीं होगा। याद कीजिए मैंने जब आपको सदिशों का योग का नियम बताया था त्रिभुज का, तो इस डायरेक्शन में। अब डेल वी इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। अब याद कीजिए एक और चीज कि त्वरण की डायरेक्शन किस तरफ होती है, ए इज इक्वल्स टू डेल वी बटे डेल टी। तो जिस तरफ डेल वी उसी तरफ ए, तो इसीलिए ये जो डेल वी है ये जिस तरफ है यानी कि इधर की तरफ है, तो इधर ही की तरफ आपके पास ए की डायरेक्शन होगी, और वो डॉटेड एरिया जो जो डॉटेड लाइन है वो आपको ये बता रही है कि ये केंद्र की तरफ है, वृत्तीय पथ के केंद्र की तरफ। तो हमें एक चीज समझ आई कि ये जो त्वरण है इसकी डायरेक्शन भी डेल वी की डायरेक्शन में यानी कि वृत्त के केंद्र की तरफ होगी, और इसी त्वरण को, क्योंकि इसकी डायरेक्शन वृत्त के केंद्र की तरफ है, इसको हम कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। और ये जो वी डैश है ये आर डैश के परपेंडिकुलर है, वी आर के परपेंडिकुलर है, इसीलिए जो वी डैश के बीच और वी के बीच एंगल बनेगा वो ठीक उतना ही बनेगा जितना आर और आर डैश के बीच बन रहा है, इसीलिए यहाँ पे भी डेल थीटा है। और देखिए ये जो v है, जैसे v और r ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, v डैश और r डैश एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक उसी तरीके से जो ये डेल v है ये डेल r के परपेंडिकुलर है। डेल r ऐसे है और डेल v ऐसे है, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये डायग्राम हम समझ गए कि यहाँ पे एक त्वरण की उत्पत्ति हो रही है। अब ठीक इसी डायग्राम से हम औसत त्वरण से तात्क्षणिक त्वरण को प्राप्त करते हैं। औसत त्वरण से तात्क्षणिक त्वरण को कैसे प्राप्त करते हैं कि हम डेल टी यानी कि जो डेल टी समय अंतराल है उसको कम करते जाएंगे। अभी आपको सारी ये चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होंगी, पर एक दो बार आप देखेंगे वीडियो को और समझते रहेंगे नोटबुक लेके अपनी, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे इसको। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है, समझते रहना है। पूरी एक बार देखिए वीडियो, दो बार देखिए, तीसरी बार देखिए, फिर आपको समझ में आने लगेगा। अब इसके बाद हमने क्या किया, डेल टी समय अंतराल को छोटा किया, तो ये पी डैश भी पी के नज़दीक आ जाएगा क्योंकि फिर उसके पास भी इतना समय नहीं होगा पी डैश इतनी दूर तक जाने का, इसीलिए यहाँ से यहाँ तक वो पी डैश थोड़ा पास आ जाएगा। अब ये फिर डायग्राम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा पर ज़्यादा नहीं, बाकी सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं वो वैसी ही रहेंगी। अब जब हम इस डेल्टी समय अंतराल को और कम कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि औसत त्वरण से तात्क्षणिक त्वरण त्वरण तक जाते हुए आपको जो वो समय अंतराल होता है डेल्टी, जब आप लिखते थे लिमिट डेल्टी टेंड्स टू जीरो, तो उस डेल्टी को कम करना होता है। अब अगर हम डेल्टी को कम कर दें तो एक स्थिति ऐसी आती है कि ये जो आपके पास v होता है यानी कि ये v डैश, ये इसी v में आ जाता है, तो ये ऐसे इसकी डायरेक्शन हो जाती है, त्वरण की डायरेक्शन केंद्र की तरफ, अंदर की तरफ हो जाती है। तो ये हमने यहाँ से समझा कि ये चीज़ हमारे पास तात्क्षणिक त्वरण को बता रही है। अब हम अभिकेंद्र त्वरण आप समझ गए, वही त्वरण जो यहाँ पे वृत्तीय पथ की गति में उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये v वेग की डायरेक्शन चेंज हो रही है, और डायरेक्शन मतलब वेग चेंज हो रहा है, उसका परिमाण सेम है क्योंकि एक समान चाल है। तो वेग की डायरेक्शन चेंज होने के कारण जो वेग परिवर्तित हो रहा है उसके कारण आपको एक त्वरण मिल रहा है। उस त्वरण की दिशा कहाँ है, वृत्त के केंद्र की तरफ, इसीलिए उसको अभिकेंद्रीय त्वरण कह रहे हैं, यानी कि सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन कह रहे हैं। तो सदैव केंद्र की तरफ होगी इसकी डायरेक्शन। अब हम इसका परिमाण निकालते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं इस अभिकेंद्र त्वरण का। इसके लिए हम देखिए यहाँ पर आपके पास ये दो त्रिभुज है, ये वाला एक GHI और ये CPP डैश वाला, मतलब ये CP और P डैश, इन दोनों का यूज करेंगे, इनमें हम समरूपता दिखाएंगे। अच्छा एक और चीज, यहाँ पे जब आप परिमाण कहेंगे
देखिए, ये मैं कह रही थी, ये हमारा आपको याद ही होगा, ये तात्क्षणिक त्वरण हम इसे ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पे लिमिट लगाते हैं, तो इसको हम परिमाण निकालना चाह रहे हैं क्योंकि अभिकेंद्री त्वरण का, तो हम इसे मॉड में लिखेंगे। तो आगे भी डेल वी अगर मॉड में होगा तो इसका मतलब है कि आप उसके परिमाण को ले रहे होंगे, ठीक है? यानी कि हम इसको इस तरीके से लेंगे, क्योंकि हम पूरे त्वरण का परिमाण ले रहे हैं, तो हम इधर भी मॉड लगा रहे हैं और इधर भी मॉड लगा रहे हैं। तो चलिए अब हम इन 2 त्रिभुजों को लेते हैं और इनमें समरूपता को प्रूव करते हैं। समरूपता आपने क्लास में, मतलब क्लास 10th या 9th में पढ़ा होगा मैथ्स में, तो वही वाली समरूपता को हम सिद्ध करेंगे इनमें। अब देखिए, अगर आप सबसे पहले ये है इसमें GHI त्रिभुज, नहीं इस CP डैश त्रिभुज की बात की जा रही है यहाँ पे। अगर आप इस त्रिभुज को देखें, इस वाले त्रिभुज को CP और P डैश, इस त्रिभुज को देखें, तो यहाँ पे देखिए ये जो R डैश है और ये R है, जो मैं आपको पहले भी बता रही थी कि क्योंकि ये त्रिज्या है तो ये दोनों सेम होंगे, तो इसको हमने सेम लिख दिया। इसका मतलब ये कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों भुजाएं सेम होती है। सेम क्यों है समझ आ गया? क्योंकि वो त्रिज्या थी, क्योंकि ये केंद्र है ना C, तो वो त्रिज्या ही थी, इसलिए वो दोनों सेम हो गई। इसी तरीके से अगर आप इस GHI में देखिए, तो GHI में ये जो V है और ये जो V डैश है, वो दोनों सेम होंगे। क्यों ये सेम होंगे? क्योंकि जो वो V और V डैश है, वो उसका परिमाण सेम होगा, क्योंकि एक समान जो वृत्तीय गति होती है, यहाँ पे वृत्तीय भी आप लिख सकते हैं, एक समान वृत्तीय गति के लिए। तो एक समान वृत्तीय गति में यहाँ पे जो वेग का परिमाण होता है, वो वेग का परिमाण यानी चाल, वो सेम होता है, हर एक पॉइंट पर सेम होता है, तो उसको हमने v लिख दिया। ये वेग का परिमाण बता रहा है, ठीक है? ये मॉड ये बता रहा है कि ये उसका परिमाण है, इतना हमने लिख दिया। यानी कि ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और इन दोनों में आपको दिख रहा होगा कि ये डेल थीटा और डेल थीटा ये समान है, और ये क्यों समान है ये मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता दिया है। इस तरीके से जब ये दोनों कंडीशन आ जाती हैं कि वो दोनों त्रिभुज समद्विबाहु हैं, उनमें एक कोण है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों त्रिभुजों में, तो वो हो जाते हैं हमारे पास समरूप। अब हमने इन दोनों को समरूप सिद्ध किया, तो इसका यूज हम आगे करेंगे। देखिए, समरूपता जब दो त्रिभुजों में होती है, तो हम एक नियम लगा सकते हैं कि दोनों त्रिभुजों की जो आधार वाली भुजाएं होंगी, उन आधार भुजाओं का अनुपात, जैसे इसी त्रिभुज सी पी पी डैश, इसमें अगर मैं देखूं आधार की भुजा है डेल आर, और कोई भी साइड की भुजा ले लूं अगर मैं, तो खैर आर और आर डैश दोनों का परिमाण सेम है, तो मैं दोनों में से कुछ भी लूं सेम ही होगा, तो उन दोनों का अनुपात इस वाले त्रिभुज जो जिसके साथ ही समरूपता सिद्ध की होगी, उसकी आधार वाली भुजा और उसकी साइड वाली जो भुजा होगी उसके अनुपात के बराबर होगी, यानी कि ये। अब देखिए, ये GHI पहले लिखा है, तो GHI वाला लिया है, यानी कि ये वाला। तो देखिए, आधार क्या है? डेल वी, तो डेल वी का परिमाण ऊपर लिखा। मैंने अभी आपको बोला था कि उसका हम जब A का परिमाण निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पे मॉड में लिखेंगे उसे, जो मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में समझाया, और नीचे लिखेंगे उसकी साइड। तो v, यानी कि v लिख दिया हमने, v और v डैश की जगह v लिख दिया। क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी देखा कि जो v और v डैश है, दोनों का परिमाण हमने v लिया है, जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया। और उसके बाद यहाँ पे हमने r, ये डेल r लिखा इसका बेस, ठीक है, यानी आधार, और फिर ये साइड लिखी हमने r, जो हमने कहा था कि ये कैपिटल R इनकी त्रिज्या है, ठीक है। और ये मॉड में लिखना था, जो मैंने आपको जैसे डेल वी में हमने देखा वैसे ही लिखा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ से ये जो v होगा, इसको हम ले जाएंगे उधर राइट हैंड साइड में, ठीक है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखिए, यहाँ पे अगर मैं इसे डेल टी से भाग दे दूँ और इसको भी, तो ये जो टर्म होगा डेल वी बटे डेल टी, और लिमिट लगा दूँ, तो ये a बन जाएगा, यानी कि त्वरण। जैसे ये डेल टी से हमने भाग दिया, दोनों तरफ देंगे भाग भी, लेफ्ट में भी राइट में भी, तो इसकी वजह से ये वाला जो टर्म आएगा, और लिमिट लगा दी, तो ये वाला जो टर्म आएगा वो a बन जाएगा, और हम अभिकेंद्री त्वरण का ही परिमाण निकालना चाह रहे हैं इस वजह से, तो हमने ये लिख दिया। अब इसके बाद जो ये राइट हैंड साइड है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। जैसे ये डेल आर बटे डेल टी है, तो आप इसे v नहीं लिखेंगे सीधे, क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ पे ये जो डेल आर है वो ये है, ये जो ये दिख रही होगी आपको ये लाइन, लेकिन जो वस्तु है वो कण कैसे गया होगा? P से P डैश पर गया होगा, तो ये P से P डैश वाली गति को हम लेना चाह रहे हैं, तो इसीलिए हम सीधे इसको डेल आर बटे डेल टी को कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम एक छोटी सी लाइन लिखते हैं कि अगर आपके पास, ये तो हमने v अपॉन आर को बाहर ले लिया, क्योंकि वो डेल टी के साथ बदलेंगे नहीं, ये दोनों कॉन्स्टेंट थे, परिमाण थे, इसलिए बाहर ले लिया। यहाँ पे हम ये लिखते हैं कि अगर जो समय अंतराल है वो बहुत छोटा है, उस छोटे से समय अंतराल में जो वस्तु द्वारा ये तय किया गया कोण होगा वो भी बहुत छोटा होगा। अगर कोण बहुत छोटा होगा तो ये P डैश जो पॉइंट है वो P के थोड़ा नजदीक होगा, और नजदीक होने के कारण ये जो डेल आर का परिमाण होगा वो पी डैश के बिल्कुल इक्वल होगा, मतलब उसके आसपास होगा या बिल्कुल ही इक्वल होगा, उसी के आसपास होगा।
तो इससे हम ये चीज़ लिख सकते थे, इस वजह से इसके आगे हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि ये जो डेल आर है, ये वी डेल टी है। क्यों? क्योंकि वी इज इक्वल्स टू आपके पास डेल आर बटे डेल टी लिख सकते हैं ना आप, ऐसे। तो इस वजह से हमने ये लिखा कि वी इज इक्वल्स टू डेल आर बटे डेल टी, क्योंकि हम यहाँ से पी पी डैश से चल रहे हैं। हम ये वाला डेल आर को कंसिडर नहीं कर रहे कि जो उनका बीच का हमने मतलब परिणामी वाले के लिए हमने ये जो ड्रॉ किया था, इसको हम कंसिडर नहीं कर रहे। हम पी से पी डैश पर चले थे, तो हमने ये मान लिया कि भाई ये जो डेल थीटा है, अगर ये छोटा हो जाएगा, डेल टी समय अंतराल अगर बहुत छोटा होगा तो ये हो जाएगा। तो फिर ये डेल आर को आप इस फॉर्मूले में रख सकते थे, मतलब v इज इक्वल्स टू डेल आर बटे डेल टी, वरना नहीं रख सकते थे आप। इसको ऐसा करेंगे तो यहाँ पे जब ये डेल आर की जगह हम वी डेल टी रखेंगे तो डेल टी कैंसिल आउट हो जाएगा, इस वजह से हम ये ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डेल आर की जगह उसका वी डेल टी लिखा, तो डेल टी से डेल टी कैंसिल होगा। अब वी डेल टी के साथ चेंज नहीं हो रहा होगा, तो उसको हमने ऐसे उतार दिया और इसको सॉल्व कर लिया, तो वी स्क्वायर अपॉन आर लिख दिया। तो ये हमारे पास अभिकेंद्र त्वरण का परिमाण है। ए सी से लिख रहे हैं, सी का मतलब है सेंट्रीपेटल। ठीक है, अब इसकी जो दिशा है वो वृत्त के केंद्र की तरफ होगी, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अच्छा, इसके साथ हम थोड़ी कुछ चीज़ों को भी समझ लेते हैं। कोणीय दूरी या कोणीय विस्थापन या फिर एंगुलर डिस्टेंस या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसे हम कह रहे हैं, ये इस डेल थीटा से रिलेटेड है। तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि पी से पी डैश पर जाती है अगर, तो अगर मान लिया ये डेल टी समय अंतराल में पी से पी डैश पर जा रही है वस्तु, तो ये जो इसकी स्थिति सदिश है आर और आर डैश, इनके बीच में कुछ कोण बन जा रहा है डेल थीटा। आपने शायद मैथ्स में ये पढ़ा भी होगा, तो अभी मैं याद भी दिला देती हूँ आपको, कहाँ पढ़ा होगा आपने। तो जैसे रेखा सीपी द्वारा, यानी कि ये जो सीपी है ये आर सदिश है, इसने डेल थीटा एंगल घूम लिया ऐसे थी, और फिर ये ऐसे घूम के वो आर डैश बन गई, है ना, ये वाला आर डैश बन गई। तो इससे हम कह सकते हैं कि वस्तु की प्रारंभिक यानी कि ये वाली और अंतिम स्थितियों यानी कि ये वाली पी डैश पर जब वो थी, तो इस त्रिज्य सदिशों के बीच जो बना कोण है उसको हम कहते हैं डेल थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं डेल एस बटे आर। अब ये आपने कहाँ पढ़ा होगा, आपने जब चाप वाले क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे ना मैथ्स में, तो आपने पढ़ा होगा कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, या चाप बराबर कोण गुणा त्रिज्या। तो वही है ये जो डेल एस है ये चाप है, यानी कि ये पी जो ये पी पी डैश है ना, यही ये जो चाप है, ये पी पी डैश चाप ही तो है, तो ये डेल एस है और कुछ नहीं है, ये डेल एस बस वो चाप ही है। ठीक है, तो ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री में भी शुरू के चैप्टर्स में रहता है ये, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा। फिर आपने जो ज्योमेट्री है वहाँ पे भी आपने ये पढ़ा होगा। तो खैर यहाँ पे सिंपल सा ये है कि यहाँ पे ये जो त्रिज्य सदिश हैं ये डेल टी समय अंतराल में ऐसे घूम रहे हैं, जिस एंगल से घूम रहे हैं उसके टर्म में हमने ये चीज़ लिखी है, और मात्रक इस डेल थीटा का होता है रेडियन। अब जैसे कोणीय दूरी है या कोणीय विस्थापन है, जैसे दूरी में परिवर्तन होता है उसको चाल कहते हैं, विस्थापन में परिवर्तन होता है उसको वेग कहते हैं। तो इसी को हम या में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कुछ टर्म्स में ये कोणीय दूरी कहला सकता है, कुछ टर्म में कोणीय विस्थापन, इसलिए लिख रहे हैं। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी इसलिए है नहीं, आगे के चैप्टर्स में आप इसे और अच्छे से डीपली समझेंगे। यहाँ पे आगे वाली वीडियो में हम इनका थोड़ा यूज़ करेंगे, इसलिए हम इनको सीख रहे हैं आज। अब देखिए, जैसे कोणीय चाल या वेग, तो कोणीय दूरी या विस्थापन का जो समय परिवर्तन की दर होगी वो कोणीय वेग होगा, ओमेगा जिसे हम कह रहे हैं, या कोणीय चाल भी कह सकते हैं हम उसको। ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल थीटा बटे डेल टी, जैसे हम लिखते हैं विस्थापन या दूरी जो चाल के केस में या फिर वेग के केस में लिखते हैं, ठीक उसी तरीके से लिखा। अब जैसे अगर ये ओमेगा भी डेल टी के साथ चेंज होने लगा तो उसको हम कहेंगे कोणीय त्वरण, जैसे हम त्वरण कहते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर, ऐसे ही ओमेगा में परिवर्तन की दर, कोणीय वेग या कोणीय चाल में परिवर्तन की दर को हम कहेंगे कोणीय त्वरण। तो इसे लिख देंगे हम डेल ओमेगा बटे डेल टी। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये ए नहीं है, ये अल्फा है। तो ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि ये हमारा अभिकेंद्र त्वरण है, नहीं, ये अभिकेंद्र त्वरण नहीं है, क्योंकि ये सोचिए कि ये डेल थीटा की वजह से ये टर्म्स आई हैं, इस डेल थीटा की वजह से, और जो अभिकेंद्र त्वरण था वो यहाँ पे वी की वजह से आई थी, इसीलिए थोड़ा उस अभिकेंद्र त्वरण से अलग है। इसके बारे में आप आगे आने वाले जो चैप्टर्स होंगे उनमें अच्छे से समझेंगे। तो इस वीडियो में आज हमने सबसे पहले इस वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति और असमान वृत्तीय गति के बारे में समझा। एक समान वृत्तीय गति जिसमें हमें ये पता है कि जिसमें जो चाल होगी वो एक समान होगी, वो बदलेगी नहीं, और जो वेग होगा आपका वो डायरेक्शन के कारण बदलता रहेगा, परिमाण के कारण नहीं, डायरेक्शन के कारण, जिसकी वजह से आपके पास एक त्वरण उत्पन्न होगा। त्वरण की डायरेक्शन होगी हमेशा केंद्र की तरफ। यहाँ पे भी आपने वृत्तीय लिखना है, और इसका मान हमने ये निकाल लिया इन दो त्रिभुजों में समरूपता प्रूव करके।
फिर हमने लास्ट में ये कुछ रिलेशंस देखे कि कोणीय दूरी, कोणीय विस्थापन को आप कैसे लिख सकते हैं। फिर कोणीय चाल को डेल थीटा के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं अगर वो डेल टी समय अंतराल में बदलेगा। और कोणीय त्वरण अल्फा कोणीय चाल में या कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को हम कहते हैं। तो इस डायग्राम के माध्यम से हमने ये चीज़ें समझी। अब अगली वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और कुछ राशियाँ हैं जो आज हमने सीखी हुई, उन्हीं में संबंधों को ढूंढेंगे और संबंधों को सीखेंगे और उदाहरण 3.9 है उसको भी करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।